Reporters 6 अन्नदाता 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। सर्दी के मौसम में मुर्गियों की कैसे करें उचित देखभाल। आम के फल बागों में किए जाने वाले आवश्यक कार्य। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि मुर्गी पालन कम समय में अच्छा लाभ देने वाला व्यवसाय है और इस व्यवसाय की सफलता का मुख्य आधार है मौसम के अनुसार इनकी देखभाल करना। तो आप अधिक लाभ के लिए सर्दी के मौसम में किस तरह से करें मुर्गियों का उचित देखभाल, इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर SK श्रीवास्तव। अभी आने वाले समय में अत्यधिक शीत ऋतु जब बढ़ेगी तो हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा मुर्गियों का। वैसे तो मुर्गियां ठंड में बहुत कंफर्टेबल रहती हैं, उनका प्रोडक्शन वगैरह भी अच्छा होता है और स्वस्थ भी होती हैं। लेकिन जब अति ज़्यादा ठंड पड़ती है तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो लीटर थिकनेस बढ़ा देंगे, उसमें एक आध दो लेयर और हम लीटर में बढ़ा देंगे। दूसरा, जो वेंटिलेशन के लिए जो खिड़कियाँ हैं उनमें पर्दों का अरेंजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि जब ठंड हो शाम को जैसे ही 6-7 बजे के बाद उसको पर्दे गिरा दें और उसके बाद जब दिन में जब धूप उगाए सुबह, उसके बाद फिर वो पर्दे हटाएं ताकि अंदर गर्मी रहे। तीसरा माध्यम आर्टिफिशियल लाइटिंग। अंदर जो है आप लाइट जला के रखें, अगर लाइट ऑफ रखते हैं तो ऐसे हीटर अरेंजमेंट होने चाहिए ताकि अंदर जो है वो टेम्परेचर उसका समुचित रहा आए। ये सब चीज़ें हमको हाउसिंग मैनेजमेंट में ध्यान रखनी पड़ेगी। आगे हम बात करते हैं कि हमको किस तरह से पानी और फीड का प्रबंधन करना चाहिए, मुर्गियों के दाना का कैसा प्रबंधन करें। मुर्गी पालक साथियों, अधिकतर हम कोशिश करते हैं कि हम फीड मैनेजमेंट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन वाटर मैनेजमेंट भी बहुत ही अहम रोल अदा करता है समुचित उत्पादन और हमारे मुनाफे पे। क्या होता है कि जो मुर्गी का शरीर है लगभग 75% पानी से बना होता है और लगभग 20% के आसपास उसमें प्रोटीन होता है। तो अगर पानी की कमी या पानी की अधिकता, दोनों परिस्थितियों में मुर्गियों में उसके उत्पादन क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो पानी हम समुचित मात्रा में तो दें ही, साथ में उसकी क्वालिटी जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो सबसे बढ़िया ये है कि डीप बोरवेल का पानी हम उपयोग करें, तो गर्मी और ठंडी दोनों के समय उसमें समुचित मात्रा में पानी अच्छा मिलता है। तो ये हमको पानी जो है स्वच्छ और साफ सुथरा पानी ही उपयोग में लाना चाहिए। मुर्गी पालन में आहार प्रबंधन बहुत अहम है, साथ ही सबसे अधिक खर्च इसी पर होता है। तो आप इस व्यवसाय से अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए किस तरह से करें मुर्गियों का आहार प्रबंधन, आइए जानते हैं।
पोल्ट्री का फीड जो होता है 3 भागों में बांटा जाता है उम्र के हिसाब से। पहला होता है प्री स्टार्टर, जो 0 डे से, जैसे मुर्गी चूजा हमारे फार्म में आया वहाँ से स्टार्ट होके 10वें दिन तक, और 11वें से 21वें दिन तक स्टार्टर, और 21वें दिन से लेके जब मुर्गी जो है ब्रॉयलर फार्म से निकल के जो मार्केट जाता है तब तक के उसमें हम उसको फिनिशर राशन बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे ही कम उम्र है, प्री स्टार्टर राशन में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा दी जाती है, लगभग 22.5-23% तक। फिर उसके बाद जो स्टार्टर राशन है उसमें प्रोटीन की मात्रा घट के लगभग 21-21.5 तक आ जाती है प्रतिशत में, और फिनिशर राशन में और भी कम होकर लगभग 20%। लेकिन एनर्जी वैल्यू जो है ज़्यादा आपकी जो बड़ी मुर्गियां हैं उनमें और छोटी मुर्गियों में उसी के हिसाब से कम होता है। तो हमको देखना यह है कि मेज जो है, मक्का है, उसकी समाहितता लगभग 60% तक मुर्गी के दानों में होती है। 30% लगभग सोया मील उसमें जोड़ते हैं, फिश मील लगभग 3%, और मिनरल मिक्सचर और साल्ट, मिनरल मिक्सचर लगभग 2.5 के आसपास, और साल्ट जो है, लवण चूर्ण जो है वो 0.5%। इस तरह से उसमें हम पोल्ट्री फीड बनाते हैं। मुर्गी पालक भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी बीमारी के उपचार से अच्छा बचाव करना होता है, तो आप इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपनी मुर्गियों को बीमारियों से बचाने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएंगे, आइए जानते हैं। हम बात करें कि हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इसके लिए, तो पहली बात तो ये, साफ़ सफाई का समुचित ध्यान रखें। जितने भी पानी और दाने के बर्तन हैं वो कम से कम दिन में एक बार पूरी तरह से साफ़ होने चाहिए। इसके साथ साथ साफ़ सफाई पूरे फार्म की और परिसर की करते रहें। जहाँ एंट्री है वहाँ पर आप जो चूने का घोल लगा के रखें, ताकि जो भी व्यक्ति प्रवेश कर रहा है उसमें फार्म में आपके, तो वो पूरी तरह से डिसइंफेक्ट होके जाए। बीमारी से बचने के लिए एक और महत्वपूर्ण तरीका होता है वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉलो करना। हम आज बात कर रहे हैं जैसा कि ब्रॉयलर के लिए, तो ब्रॉयलर के लिए अलग वैक्सीनेशन शेड्यूल अपनाया जाता है। इसमें जो है, जब हैचरी से जिस दिन चूजा निकलता है उसी दिन मैरेक्स का टीका कर दिया जाता है। वो हैचरी में होता है, वो आपका मुर्गी पालक के फार्म की बात नहीं है। 5वें दिन जब आपके यहाँ चूजा आ गया, 5वें दिन लसोटा वैक्सीन कहलाती है, जो कि रानीखेत बीमारी के खिलाफ दी जाती है। यह नाक छिद्र और आँख में 1-1 ड्रॉप डाल के चूजे को दी जाती है। फिर उसके बाद 14वें से 15वें दिन हम उसको, एक बीमारी होती है गम्बोरो, कॉमन नेम है गम्बोरो बीमारी, या इन्फेक्शियस बर्सर डिजीज़ कहलाती है, उसको हम मुर्गियों को देना पड़ता है। और एक आखिरी जो टीकाकरण है वह है 28वें दिन लसोटा का रिपीट वैक्सीन, ये पीने के पानी के द्वारा पक्षियों को दी जाती है। इन तरीकों को अपनाएं तो आप समुचित ढंग से आप अपने जितने भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप उसका रिटर्न उनके उत्पादकता के माध्यम से ले सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश में आम की बागवानी दक्षिणी पूर्वी भाग में मुख्य रूप से की जाती है, और जिन बागवान भाइयों ने इसके बाग लगा रखे हैं वे इनसे अच्छा लाभ तभी ले सकते हैं जब बाग का प्रबंधन उचित तरीके से करेंगे। तो आप आम के बाग में सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन करते हुए कीट रोगों का नियंत्रण कैसे करें, इसके लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि इस समय शीत ऋतु का मौसम चल रहा है और विशेषकर हमारे पास जो फल बाग हैं उसकी इस समय कैसी देखभाल करनी चाहिए ताकि आने वाले समय में हमको अच्छे उसमें फूल मिल सके और अच्छे उसमें फलन हो सके। किसान भाइयों,
इस समय हम देखते हैं कई बार हमारे किसान भाई गलती करते हैं और आम के बगीचों में सिंचाई कर देते हैं। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि इस समय हमको आम के बगीचे में सिंचाई नहीं करना है। अगर आपने आम की बगीचे में सिंचाई कर दी तो आपकी जो है फूल आने की जो है गति जो है वो देर से आएगी या नहीं भी आएगी। उसको मिट्टी को ताव देना है, उसमें गर्मी पैदा करना है और गर्मी पैदा होने की वजह से जो फुटाव होगा वो फूल लेके आएगा। किसान भाइयों, आने वाले समय में आम के बाग से आपको अधिक फल उत्पादन मिले, इसके लिए आप बाग में कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। तो इस समय जो फल बाग की जो हमको आम की जो वृक्ष की देखरेख करनी है, इसमें हमको ध्यान रखना है कि सबसे पहले एक बार या 2 बार हमको गहरी जुताई करनी है। गहरी जुताई करने के बाद मिट्टी को भुरभुरी करनी है और इसके बाद थाला हमको बना लेना है। अब रहती है खाद एवं उर्वरक की देने की बात। किसान भाइयों, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि इस समय हम खाद और उर्वरक किसी भी प्रकार का आम के बगीचे में नहीं देते हैं, लेकिन मैं किसान भाई आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में थाले बनाकर हम गोबर की खाद का, जो जैविक हमारा स्रोत है, गोबर की खाद का हम प्रयोग कर सकते हैं। और आपका पूर्ण वयस्क वृक्ष है तो उसमें आप 80 से 100 किलोग्राम प्रति वृक्ष के हिसाब से उस समय गोबर की खाद आप दे सकते हैं। यदि आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप केचुआ खाद का प्रयोग कर सकते हैं और 20 से 25 किलोग्राम प्रति वृक्ष अब जो है आप केचुआ खाद आप दे सकते हैं। अब जो आम के वृक्ष जो रहते हैं उसको आप देखे हैं कि तने के 3 फीट ऊंचाई तक हम उसमें बोर्डो की पेस्टिंग करते हैं। ये आपके पास बाजार में उपलब्ध है। इसमें 1:10 होता है। जैसे कि आपको 1 किलो चूना आप ले लीजिए, एक भाग जो दूसरा अनुपात जो है वो कॉपर सल्फेट का है, जिसको हम नीला थोथा भी कहते हैं, और पानी। तो आप 5 लीटर पानी एक मटका में रख लीजिए और 5 लीटर पानी दूसरे मटके में रख लीजिए। अब इसमें आपकी जो 1 किलो चूना है एक मटके में गला दीजिए और 1 किलो कॉपर सल्फेट है वो दूसरे मटके में गला दीजिए। अब इसको रात भर तक इसको गलने के लिए हम छोड़ देंगे और सुबह दोनों मटके को उठाकर, या बाल्टी आपने लिए हैं तो एक तीसरा बाल्टी या तीसरा मटका में दोनों को धार बना के हम इसको तीसरे बर्तन में इकट्ठा कर लेंगे। और इसके बाद जो है 3 फीट की ऊंचाई तक हम इसकी जो है पूरी की पूरी तने की पुताई कर लेते हैं। किसान भाइयों, आम के बाग को कुछ कीट और रोग अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से फल उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसीलिए आप इसकी पहचान कर नियंत्रण के लिए क्या करें, आइए जान लेते हैं। दूसरी बात, इस समय देखते हैं हम कि आम में एक मीलीबग नाम का कीड़ा आता है और मीलीबग के कीड़ा को नियंत्रण करने के लिए इस समय बहुत आवश्यक है। हम क्या है कि पूरे के पूरे वृक्ष में छिड़काव नहीं कर सकते, क्योंकि इसके जो अंडे हैं वो ज़मीन पे रहते हैं और ये छोटे छोटे मैगट जो हैं ऊपर की ओर चढ़ते हैं। तो इस समय हम क्या करते हैं कि एक प्लास्टिक का बैंड ले लेते हैं और उसको चारों तरफ तने पे बांध देते हैं और उसमें हम ग्रीस लगा देते हैं। तो जब ये मैगट धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ते हैं कीड़े, तो इस जो ग्रीस लगे हुए बैंड्स पे इसमें चिपक जाते हैं और ऊपर तक नहीं जा पाते हैं। तो हम इसको यहीं पर नियंत्रण कर सकते हैं। नमी ज़्यादा होने की वजह से आपकी चूर्णी फफूंदी नाम का बीमारी भी जो ऊपर की जो कोपल वाली भाग में है उसमें आ जाती है और ऊपर की जो नए कोपल जहाँ पे हमको जो फूल फूटने वाला होता है या इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस निकलने वाला होता है उसको वहाँ पर निकलने नहीं देता है। तो इस समय कोई भी एक जो फंजीसाइड है उसका हम छिड़काव कर सकते हैं और ख़ासकर कोई भी कॉपर फंजीसाइड का हम इसमें छिड़काव कर सकते हैं। अगर कॉपर फंजीसाइड आपके पास में नहीं है तो हमारे पास उपलब्ध मैंकोजेब है, जिसकी 2 से 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी के मान से घोल बनाकर हम पूरे वृक्ष पर छिड़काव कर सकते हैं। तो ये जो चूर्णी फफूंदी जो बीमारी आने वाली है
तो उससे हम इसमें नियंत्रण प्रारंभिक अवस्था में कर सकते हैं। जैसे कि आम में फलन की जो स्थिति होती है, एक साल ज़्यादा फल आते हैं और एक साल कम फल आते हैं। तो अगर फूल अच्छा आए तो इसके लिए इस समय हम जो है जो पादप हार्मोन्स है, जिसको हम नेफेथलीन एसिटिक एसिड या जिसको NAA के नाम से भी हम जानते हैं, इसकी 200 से 250 ppm की मात्रा, मतलब ये मैं कहूँगा कि 1 लीटर पानी में 200 से 250 मिलीग्राम, तो इसका घोल बना के यदि इस समय हम छिड़काव करते हैं, जनवरी के प्रथम सप्ताह द्वितीय सप्ताह में फूल आना शुरू होंगे। यदि ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी है तो आपकी जो है इसकी वानस्पतिक वृद्धि ना होके इसमें जो नया जो कल्ले निकलेंगे वो फूल लेके निकलेंगे। और आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। फसलों की मड़ाई करके किसान अपने उत्पाद को या तो मंडी में बेच देते हैं या फिर अच्छा बाजार भाव लेने की चाहत में भंडारित करते हैं, लेकिन हमारे किसानों को इनके सुरक्षित भंडारण पर कोई विशेष जानकारी नहीं होती, जिससे अनाज को खराब कर दिया जाता है। तो इसी समस्या को देखते हुए आप किस प्रकार से करें अनाज और दालों का लंबे समय तक सुरक्षित भंडारण, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर इरफान खान। किसान जैसे ही कटाई कर लेते हैं तो अपना जो अनाज होता है उसको अपने जो लोकल भंडार गृह होते हैं उनमें सुरक्षित करते हैं। वहाँ दिक्कत आती है कीड़ों की और जो फंगस होती है उनकी। तो इन सभी जो दिक्कतें हैं उनको प्रबंधित करने के लिए या उनका प्रबंधन करने के लिए किसान भाई को हमेशा कटाई के दौरान ही उनका प्रबंधन प्रारंभ कर देना चाहिए। किसान भाई अनाज तो उपजा लेते हैं, लेकिन भंडारण की सही जानकारी न होने की दशा में उनका अनाज खराब हो जाता है। यदि किसान भाइयों का अनाज ही खराब हो जाएगा तो ऐसे उत्पाद का बाजार में क्या भाव मिलेगा, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। तो इस नुकसान को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप अनाज का वैज्ञानिक तरीके से सुरक्षित भंडारण करें। प्रबंधन के लिए सर्वप्रथम उनको जब भी वो फसल की कटाई करें तो जब बीज है जो फसल अच्छी तरीके से सूख जाए, जो अनाज है उसके अंदर अगर नमी है तो खेतों में है जो थ्रेसिंग से पहले है वो खेतों के अंदर ही है, उस जो फसल है उसको अच्छे से धूप में सुखाना चाहिए ताकि उसमें जो अतिरिक्त नमी है वो नमी है वह उड़ जाए और उसमें जो नमी है 10 से 11% के आसपास है वो बनी रहे। जब थ्रेसिंग करते हैं, थ्रेसिंग करने के उपरांत जब बीज है उसको में जो मॉइस्चर होती है या उसमें नमी होती है वो लगभग 10 से 11% होनी चाहिए। तो उसको किसान भाई कैसे टेस्ट करें? कोई भी जैसे आपके बीज वाली फसल है तो उसके जो सूखा हुआ बीज आप दांत से अगर तोड़ते हो तो अगर उसमें कट की आवाज़ आती है तो इसका मतलब है कि आपका जो बीज है या आपका अनाज है वो भंडारण के लिए उपयुक्त है। उसमें जो नमी है वो 10 से 11% के आसपास है, वो उसमें उपयुक्त नमी है, तो तभी आप उसको स्टोर करें। अगर आपका अनाज गीला है तो उसको हमेशा है लगभग 2 या 3 धूप दे के ही उसके बाद में ही है वो भंडारित करना चाहिए। अनाज का भंडारण करते समय ध्यान रखें कि बोरियों को दीवार से थोड़ा दूर रखें। यदि दीवार के पास रखेंगे तो अनाज में नमी आ सकती है और आपका अनाज सड़ गल सकता है और ऐसे अनाज में कीड़े भी अधिक लगते हैं। इसके साथ ही यदि गोदाम में किसी प्रकार की दरार या बिल है तो इनको बंद कर देना चाहिए। ये तो भंडार गृह की बात हो गई। इसी प्रकार किसान अगर अपने खाने के लिए कोई अनाज सुरक्षित कर रहा है
तो उसके लिए जो अलग अलग कोठियाँ आती है या बीन आती है उनको प्रयोग करना चाहिए। और उनको भंडारित करने के लिए हमेशा जो जैविक विधियाँ हैं उनको प्रयोग करना चाहिए। जैसे नीम के पत्ते हैं, नीम के पत्ते सुखा के उसमें है वो प्रयोग करना चाहिए। उनकी परत सूखे हुए पत्तों की परत बना के वो अपना अनाज है उसको सुरक्षित करना चाहिए। इसी प्रकार जो दलहनी फसलें होती हैं, दलहनी फसलों के भंडारण के लिए जो अपनी बलुई मिट्टी आती है, बलुई मिट्टी का भी किसान है वो प्रयोग कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी जो सुरक्षा प्रदान करने वाली एक तरीका है, क्योंकि बलुई मिट्टी में सिलिका होता है। सिलिका की वजह से जो कीड़ा होता है वो मिट्टी के अंदर नहीं घुस पाता है, घुसता है तो उसके जो शरीर है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो इसकी वजह से वो जो अपनी दलहनी फसलें होती हैं उसका जो बीज होता है या अपन खाने के लिए दालें काम में लेते हैं उनको वो नुकसान है वो नहीं पहुंचा पाएगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है। गांव हस्टैड़ा, जिला जयपुर के वंशीधर यादव ने आपकी मटर की फसल में रोगों का प्रकोप हो रहा है, आप इसके नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई नमस्कार। जो किसान भाई मटर की फसल लगाए हुए हैं तो मौसम में जो परिवर्तन हो रहा है वैसे में किसान भाई कि मुख्य रूप से 3 बीमारियां लगती हैं, जिसके कारण से हमारा उत्पादन काफ़ी प्रभावित होता है। मृदु रोमिल आसिता रोग, ये रोग नम मौसम और कोहरा वाले समय में लगता है। भारत में ये रोग उन सभी राज्यों में होता है जहां पर मटर की खेती की जाती है। इस रोग के लक्षण तरुण पौधों पर उस समय दिखते हैं जब उनमें तीसरी और चौथी पत्तियां निकल आती हैं। सबसे पहले पत्तियों पर पीलापन दिखने लगता है और बाद में भूरे धब्बे बनने लगते हैं। पहले ये धब्बे निचली पत्तियों पर बनते हैं और बाद में ऊपर वाली पत्तियों पर फैल जाते हैं। दूसरा जो इसका बीमारी है किसान भाई वो है पाउडर मिडुल, जिसको चूर्ण आसिता बीमारी बोलते हैं। प्रायः देखा गया है कि जैसे ही तापमान हमारा कम होता है, कुहासा होता है और ये जो होता है वो जैसे पत्तियां गिरने लगती हैं, जिससे हमारा उपज प्रभावित होता है। रोकथाम के लिए हमेशा प्रमाणित बीज का ही उपयोग करें। खेत में सही फसल चक्र अपनाएं। जिन खेत में बार बार ये रोग आते हों वहां पर मटर को कम से कम 3 साल तक नहीं बोएं। बीज को बोने से पहले थायरम 2.5 ग्राम दवा से प्रति किलो बीज को उपचारित करें। फसल की कटाई के बाद खेत में पड़े रोगी पौधों के अवशेषों को नष्ट कर देना चाहिए। रोग के लक्षण दिखाई देने पर 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गंधक चूर्ण का बुरकाव करें। सल्फैक्स 25 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करें। इसके अलावा किसान भाई अगर आपको प्रकोप ज्यादा लगे तो आप 10 दिन के इंटरवल पर इसको आप रिपीट भी कर सकते हैं। इनमें जो डाउनी मिडिल रोग लगता है, अगर आपके खेत में ये बीमारी लग गई है फसल पे, तो वैसे में आप कि अगर शुरू से ही आप रेडोमिल का 1 ml प्रति लीटर की दर से अगर आप स्प्रे करते हैं तो ये बीमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहती है। एक और बीमारी होता है जो प्रायः हम देखते हैं कि जैसे आपका फरवरी के बाद ये रस्ट रोग आता है। अगर इसका प्रकोप आपके फसल पे दिखाई दे तो आप कार्बेंडाजिम का 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका प्रोपोक्विनाजोल जो दवा है, इसका भी आप प्रति लीटर पानी में 1 ml के हिसाब से डालकर अगर आप स्प्रे करेंगे तो मटर में जो ये मुख्य रूप से 3 बीमारियां होती हैं, इस बीमारियों से काफ़ी हद तक आप निजात पा सकते हैं। और निजात पाने के बाद किसान भाई हम सभी जानते हैं कि जब रोग और बीमारी कम लगेगा फसल में तो आपकी उपज अच्छी होगी। इस प्रकार इन सारी विधियों को अपनाकर किसान भाई आप अपनी मटर का उपज बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-राजस्थान@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।